हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिशी लर्निंग। माई सेल्फ प्रीति और आज का टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इंडस्ट्रीज में मिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो मिल्क को सबसे पहले नियर बाय विलेजेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से डेयरी डॉग सेक्शन यानी रिसेप्शन साइट पे रिसीव किया जाता है, जहाँ पे उनका प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है। प्लेटफॉर्म टेस्ट में बहुत से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे मिल्क को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है उनके क्वालिटी के बेसिस पे। उसके बाद उनको वेक करके उसका पेमेंट होता है। फिर उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन किया जाता है, जिससे कि जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। फिल्ट्रेशन के बाद मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद मिल्क में फैट और एसएनएफ को एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज किया जाता है। यदि फैट कम है तो ऐड किया जाता है और यदि ज़्यादा है तो कम किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद मिल्क को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसे हम पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन के बाद अब होमोजेनाइजेशन किया जाता है, जिससे कि फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जा सके और स्टोरेज के टाइम पे क्रीम लेयर का फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद फिर से कूलिंग की जाती है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो तक, और कूलिंग के बाद उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट में उसे स्टोर किया जाता है और फिर फाइनली रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूशन या सेल के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम मिल्क के प्रोसेसिंग को थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस फ्लो चार्ट के जरिए जानते हैं। तो सबसे पहले रॉ मिल्क को कलेक्ट किया जाता है नियर बाय विलेजेस से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। उसके बाद मिल्क को कलेक्ट करने के बाद डेयरी डॉग सेक्शन पे रिसीव किया जाता है। डेयरी डॉग सेक्शन को हम रिसेप्शन साइट भी कहते हैं, जहाँ पे प्लेटफॉर्म टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म टेस्ट क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? ताकि मिल्क की क्वालिटी को हम देख सके कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। अगर उसकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी है तभी एक्सेप्ट किया जाता है मिल्क को, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिसीविंग के बाद मिल्क को प्री हीट किया जाता है 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ताकि उसका विस्कोसिटी कम हो सके मिल्क का, और उसकी फिल्ट्रेशन जो है जो कि अगला स्टेप है वो अच्छी तरीके से हो सके। ये जो प्री हीटिंग वाला स्टेप है ये ऑप्शनल है, कई बार ये स्टेप को स्किप कर दिया जाता है। प्री हीटिंग के बाद क्लैरिफिकेशन होता है या फिल्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स या फिर हेयर पार्टिकल्स जो कैटल्स की होते हैं मिल्किंग के टाइम पे, वो अगर मिल्क में आ जाते हैं तो क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन स्टेप में वो सारे रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद कूलिंग की जाती है मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो तक रॉ मिल्क को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद अब मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप में हम फैट और एसएनएफ को एडजस्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है किसमें कितना फैट है कितना एसएनएफ है, ये पता लगाने के लिए एक पियर्सन स्क्वायर नामक एक मेथड होता है। तो उससे हम पता लगाते हैं कितना फैट ऐड करना है कितना रिमूव करना है। तो पियर्सन स्क्वायर जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन पे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें अलग अलग फैट और एसएनएफ होते हैं अलग अलग मिल्क में। जैसे कि काउ मिल्क में मिनिमम 3.2% फैट होना चाहिए, बफेलो मिल्क में वही मिनिमम 5% फैट होना चाहिए और एसएनएफ 9% होना चाहिए। फुल क्रीम में 6% मिनिमम फैट होना चाहिए और एसएनएफ 9% होना चाहिए। उसी तरह स्किम मिल्क में मैक्सिमम 0.5% फैट होना चाहिए और एसएनएफ 8.7% होना चाहिए। तो ये जो है ये पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद यहाँ पे या तो मिल्क का पास्चराइजेशन होता है या तो स्टरलाइजेशन होता है। मोस्टली पास्चराइजेशन किया जाता है। तो पास्चराइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, LTLT और STST। LTLT मीन्स लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसमें टेम्परेचर लो होगा और टाइम ज्यादा होगा 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए। STST मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए। तो ये दो जनरली मेथड होते हैं मिल्क पास्चराइजेशन के लिए। उसके बाद स्टरलाइजेशन में भी दो मेनली होते हैं, एक नॉर्मल स्टरलाइजेशन जो 115 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए होता है, और दूसरा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है जो कि 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए होता है। तो इन दोनों में टेम्परेचर का तो डिफरेंस है ही पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन में। दूसरा डिफरेंस एक ये भी है कि इनका जो सेल्फ लाइफ है वो डिफर करता है। पास्चराइजेशन है वो 2-3 दिन के लिए बस होता है, वो भी रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे,
जबकि जो स्टरलाइज्ड मिल्क है उसे हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं 15 से 30 दिन के लिए। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होमोजेनाइजेशन का आता है। तो होमोजेनाइजेशन में हम जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी पार्टिकल साइज को और भी रिड्यूस किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मिल्क का डेफिनेशन जब मैं पढ़ा रही थी, उस समय की जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो 2 to 20 माइक्रोन्स के बीच में होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, होमोजेनाइजेशन में 2 माइक्रोन से भी लेस साइज में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। और इसके लिए जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका नाम है होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजेशन जो है वो जनरली इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जब हम स्टोर करें मिल्क को तो उसमें जो क्रीम लेयर है वो ना बने, जो क्रीम है वो सेपरेट ना हो फ्लूइड मिल्क से। और जो होमोजेनाइजेशन का जो जनरली जो प्रेशर है वो 2000 टू 2500 psi के बीच में रहता है जनरली। उसके बाद होमोजेनाइजेशन के बाद कूलिंग की जाती है, मिल्क को ठंडा किया जाता है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो। ठंडा करने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग जो है वो जनरली ग्लास बॉटल्स में, पॉलीथाइलिन पाउचेज में, या फिर टेट्रा पैक में। तो टेट्रा पैक तो जनरली इसमें स्टरलाइजेशन वाले केस में होता है, और पास्चराइजेशन वाले में जनरली ग्लास बॉटल्स, ये सब जो पॉलीथीन, एसडीपीई जो है, इन सब का यूज किया जाता है। पास्चराइजेशन में जो पैकेजिंग हो रही है वो जनरली बॉटल्स में ऐसे पैक कर दिया जाता है, क्लीन बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है फ्लूइड को। लेकिन स्टरलाइजेशन के केस में एसेप्टिक पैकेजिंग होती है। एसेप्टिक पैकेजिंग में प्रोडक्ट तो हमारा स्टरलाइज हो ही गया है, साथ में जिस बॉटल में, जिस कार्टन्स में हम जो फिलिंग कर रहे हैं इन मिल्क को, वो भी स्टरलाइज होना चाहिए। तो ये दोनों का जो ये स्टरलाइजेशन, जो ये एनवायरनमेंट है पूरा, ये एसेप्टिक पैकेजिंग कहलाता है। स्टरलाइजेशन के केस में एक जो हम पैकेजिंग करते हैं, एक टेट्रा पैक आता है, जो कि टेट्रा पैक 6 मंथ्स तक सरवाइव कर जाता है रूम टेम्परेचर पे अगर उसे रखा जाए तो। पैकेजिंग के बाद जो पास्चराइज्ड मिल्क है उसको रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज किया जाता है, मीन्स उसको स्टोर करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर का हम यूज करेंगे, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टैंकर्स होते हैं वो इंसुलेटेड टैंकर्स होते हैं, इंसुलेटेड बल्क टैंकर्स होते हैं, जिसमें अंदर से चिलिंग टेम्परेचर होता है। वही स्टरलाइजेशन के केस में हमें जो मिल्क मिलता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर फ्लूइड मिल्क, इसे हम पैकेजिंग जनरली टेट्रा पैक में करते हैं, जो कि जिसका शेल्फ लाइफ जो है वो 6 मंथ्स तक अप्रॉक्स है। अब डेयरी डॉग सेक्शन यानी मिल्क रिसेप्शन साइट के बारे में भी थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। इसमें जनरली 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग ऑफ मिल्क। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो नियर बाय विलेजेस है, वहां से सबसे पहले मिल्क को रिसीव किया जाता है। मिल्क को रिसीव करने के बाद उसकी अनलोडिंग की जाती है, मीन्स जो व्हीकल्स है जिसमें आया है मिल्क, वहां से अनलोडिंग की जाती है कन्वेयर बेल्ट पे। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जो ये कन्वेयर बेल्ट पे इतने सारे केन्स रखे हुए हैं। उसके बाद अनलोडिंग के बाद ग्रेडिंग की जाती है। मिल्क की क्वालिटी के बेसिस पे मिल्क की ग्रेडिंग की जाती है कि मिल्क अच्छा है, कि सोर है, कि कर्डल है, उस हिसाब से मिल्क की ग्रेडिंग की जाती है। और यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट मीन्स सेंसरी टेस्ट, जिसमें हमारे विजन, टेस्ट और एरोमा ये सब इन्वॉल्व हो। विजन मीन्स देखकर हमें पता लगाना कि उसमें कुछ खराबी तो नहीं है, या फिर स्मेल करके पता लगाना उसमें कुछ मिल्क में खराबी है या नहीं, या टेस्ट के जरिए पता लगाना। तो ये सब जब इन्वॉल्व हो तो इसको सेंसरी बोलते हैं, सेंसरी एनालिसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसरी के बेस पे पता लगाते हैं कि मिल्क में कुछ खराबी है, ये गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है। अगर वो गुड क्वालिटी का है तब तो वो आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ गड़बड़ लगता है तो उसे हम लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए भेजते हैं दोबारा, जिसमें अगला स्टेप है जो कि सैम्पलिंग का। तो इसमें ही हम छोटे छोटे सैंपल्स बना के मिल्क का हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, ताकि उसमें पता लगाया जा सके कि उसमें एक्चुअली में क्या कमी है, क्या खराबी है मिल्क में। उसके बाद हम लास्ट में जो 5th स्टेप है, वेगिंग करते हैं। और वेगिंग जो है वो पेमेंट पर्पजेस के लिए किया जाता है। जो कोई भी मिल्क लेकर आया है तो सबसे पहले उस मिल्क को हम वेग करेंगे, और उसके बेसिस पे हम उस फार्मर को पेमेंट करेंगे। और जो ये वेगिंग जो है ये किलोग्राम में होता है, ये वॉल्यूम में नहीं लिया जाता है इसको। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, प्लेटफॉर्म टेस्ट। जो डेयरी डॉग सेक्शन पे जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसे हम प्लेटफॉर्म टेस्ट कहते हैं, जो कि मिल्क की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट भी आते हैं, जो जितनी भी स्क्रीनिंग की जाती है मिल्क की वो सब इसमें आते हैं। तो प्लेटफॉर्म टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? तो प्लेटफॉर्म टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है क्लॉटन बॉइलिंग टेस्ट, जिसे शॉर्ट में हम COB टेस्ट कहते हैं।
तो ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि मिल्क की एसिडिटी क्या है, मीन्स जो मिल्क जो है वो सार है या फिर सही कंडीशन में है। इसमें जनरली जो है वो मिल्क को 5 मिनट के लिए हीट किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि उसमें कोआगुलेशन हो रहा है या नहीं। अगर कोआगुलेशन होता है इट मीन्स कि वो बैड क्वालिटी का है और वो पाश्चराइजेशन टेम्परेचर पे विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसमें बिल्कुल भी कोआगुलेशन नहीं फॉर्मेशन होगा और इसका मतलब कि जो पाश्चराइजेशन टेम्परेचर है उस पर वो विदस्टैंड कर पाएगा इजीली। इट मीन्स वो प्रोसेसिंग के लिए आगे जा सकता है। क्लॉटन बॉइलिंग टेस्ट के बाद है लैक्टोमीटर रीडिंग। लैक्टोमीटर रीडिंग में हम जनरली ये पता लगाते हैं कि मिल्क में वाटर का एडिशन किया गया है या नहीं। इसमें हम जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाते हैं। इसमें जो काव है, काव मिल्क का 28 से 30 होता है और बफेलो मिल्क का 30 to 32 होता है 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो लैक्टोमीटर रीडिंग है इनकी ये आती है। उसके बाद है अल्कोहल टेस्ट। तो अल्कोहल टेस्ट भी जो है वो यही दिखाता है कि मिल्क में एसिडिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, मीन्स सारनेस इसमें ये दिखाता है अल्कोहल टेस्ट। लेकिन जो अल्कोहल टेस्ट जो होता है ये COB टेस्ट से फास्टर होता है। इसमें हम जनरली 68% अल्कोहल लेते हैं 2 ml मिल्क में, उसको मिक्स करके फिर हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो कोगुलेट कर रहा है या नहीं। अगर कोगुलेट हो जाता है तो इट मीन्स हमारा जो मिल्क है वो खराब है, लेकिन अगर कोगुलेशन नहीं होता इट मीन्स मिल्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। अगर अल्कोहल टेस्ट के रिजल्ट में ये आता है कि बहुत ही ज्यादा एसिडिटी शो कर रहा है मिल्क, तो उस केस में हम टाइट्रेटेबल एसिडिटी का भी डिटर्मिनेशन करते हैं कि कितना और ज्यादा इसका जो एसिडिटी है वो बढ़ा है, तो वो जनरली टाइट्रेटेबल एसिडिटी से पता लगाते हैं। अल्कोहल टेस्ट के बाद आता है MBRT टेस्ट, जिसको हम मिथाइलिन ब्लू रिडक्टेज टेस्ट कहते हैं। तो MBRT में हम एक डाई का यूज करते हैं जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। इसमें हम मिल्क के सैंपल में मिथाइलिन ब्लू डाई को ऐड करते हैं और उसके बाद हम उसको हीट करते हैं। फिर के बाद हम ये चेक करते हैं कि कितने टाइम में हीटिंग के टाइम पे जो ये डाई का कलर है ये डिसअपियर होता है। तो मिल्क जितना ज्यादा टाइम लेता है डिसअपियर करने में इस कलर को, ये समझो वो मिल्क उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो बहुत ही जल्दी डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब कि जो मिल्क का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बैड है। और इसमें हम जनरली ये पता लगाते हैं कि इसमें माइक्रोबियल लोड कितना है मिल्क में। जैसे कि इसमें अगर डाई का कलर आधे घंटे में डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा माइक्रोबियल लोड है और जो मिल्क की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। और अगर 2 घंटे से ज्यादा टाइम उसमें लग रहा है इट मीन्स वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिल्क है। उसके बाद है रेसैजिरिन टेस्ट। तो रेसैजिरिन टेस्ट और MBRT टेस्ट ये दोनों ही सिमिलर ही टेस्ट है, एक ही तरीके का टेस्ट है। लेकिन MBRT में हमने ये देखा था कि हमारा जो डाई का कलर है वो कितने टाइम में डिसअपियर हो रहा है, जबकि रेसैजिरिन टेस्ट में हम जो टाइम है वो फिक्स कर देते हैं। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एक होता है 10 मिनट के लिए और एक होता है 1 आवर के लिए। जो 10 मिनट वाला है वो जनरली प्लेटफॉर्म टेस्ट पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जनरली जो ये कलर है, डाई का जो कलर है वो कितना स्पेसिफिक शेड जो है वो डिसअपियर हो रहा है और उसके बाद फिर हम उस शेड को हम एक स्टैंडर्ड कलर से मैच कराते हैं और फिर उसको पता लगाते हैं कि मिल्क की क्वालिटी क्या है। उसके बाद है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, जिसको हम शॉर्ट में DMC बोलते हैं। तो ये जो है ये रैपिड एस्टिमेशन ऑफ द टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, मीन्स एक सैंपल में हम ये पता लगाते हैं कि उसमें कितना टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन प्रेजेंट है और ये एक रैपिड टेस्ट है जो कि प्लेटफॉर्म टेस्ट पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है फैट या SNF डिटर्मिनेशन। तो फैट और SNF को डिटरमाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है बिटायरोमीटर और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके गर्बर मेथड द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा मिल्क है उसमें कितना फैट और SNF प्रेजेंट है और उसके बेसिस पे मिल्क की क्वालिटी को डिसाइड किया जाता है। तो ये था पूरा प्लेटफॉर्म टेस्ट के बारे में। अब एंड में हम थोड़ा पास्चराइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो FSSAI के अकॉर्डिंग जो पास्चराइजेशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दे रखा है। पास्चराइजेशन मीन्स एक माइक्रोबिसाइडल हीट ट्रीटमेंट है। माइक्रोबिसाइडल मीन्स किलिंग होता है, मीन्स माइक्रोब को किल करना। तो ये एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट है जिसमें माइक्रोब्स किल हो जाए और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर को इतना कम करना जिससे कि वो किसी हेल्थ हैजार्ड को कॉज ना करें। और जो ये पास्चराइजेशन है इसमें जनरली ये दो जो माइक्रोब्स है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा है कॉक्सिला बर्नेटी। कॉक्सिला बर्नेटी जो है इसको हम पास्चराइजेशन इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर पास्चराइजेशन को सही ढंग से परफॉर्म किया जाता है तो।
उसके बाद जो मिल्क का जो पास्चराइजेशन है वो जनरली 63 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है 30 मिनट्स के लिए, और एक जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए, या फिर इसके अलावा और भी कोई टाइम टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे कि जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाए और जो ये फॉस्फेटेज टेस्ट है ये नेगेटिव आए। फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, अगर ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो गया इट मीन्स हमारा जो पास्चराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद पास्चराइजेशन के बाद इमीडिएटली हम अपने मिल्क को 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर तक कूल करते हैं। अब यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो है वो दिया गया है, जनरली कंसिडर करते हैं मिल्क में हम। पहला है LTLT, जिसे हम बैच या होल्डिंग पास्चराइजेशन भी कहते हैं। LTLT मीन्स लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, और इसमें हम 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए 30 मिनट के लिए यूज करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक टेम्परेचर लें तो 63 की जगह पे 62.8 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। उसके बाद है STST पास्चराइजेशन, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और ये जो है ये मॉडर्न मेथड है, ये कॉन्टिन्यूस मेथड है। इसमें जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 सेकेंड्स के लिए होता है। ये जो LTLT है ये बैच पास्चराइजेशन है। बैच मीन्स इसको एक एक बैच में किया जाता है। इसमें जो अगर मिल्क का सैंपल कम है तो उस केस में जनरली ये बैच पास्चराइजेशन का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर बहुत सारा मिल्क को पास्चराइज करना है तो वहां पे हम ये वाला मेथड यूज करते हैं STST, जिसको हम कॉन्टिन्यूस मेथड भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में 115 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए हीट किया जाता है मिल्क को, और इसमें जो सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है मिल्क की। 30 डेज के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो मिल्क जो है वो खराब नहीं होना चाहिए इस केस में। उसके बाद फोर्थ है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जिसको हम UHT कहते हैं शॉर्ट में, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 130 टू 150 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है फ्यू सेकेंड्स के लिए। लेकिन मिल्क के केस में जनरली 135 डिग्री सेल्सियस दिया है 1 सेकेंड के लिए, और इसमें जो सेल्फ लाइफ है वो 15 डेज की होती है मिल्क की। तो ये था पूरा मिल्क की प्रोसेसिंग के बारे में, उसके फ्लो चार्ट के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।